BACS एकेडमी से मैं मोहन मोदी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने एक नए वीडियो के साथ। हम लोग पटवारी परीक्षा के अंतर्गत हिंदी विषय का अध्ययन कर रहे हैं और इसी के लिए आप हिंदी विषय के अंतर्गत आने वाले जो भी टॉपिक्स हैं जो पटवारी में पूछे जा रहे हैं, जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि पटवारी का सिलेबस पिछले सिलेबस से चेंज हो चुका है। इस बार सिलेबस बहुत ज़्यादा आ गया है और सीधे मार्किंग भी स्कीम जो है वो डबल हो गई है। 100 नंबर की जगह 200 नंबर का पेपर है और 8 विषयों में क्या कर दिया गया है, इसको बांट दिया गया है। प्रत्येक विषय इसका 25 नंबर का वेटेज रखता है। तो हिंदी के लिए भी 25 नंबर का वेटेज है, जिसके लिए काफ़ी बड़ा सिलेबस है। हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से MPSI का सिलेबस ही हमारे सामने रख दिया गया है। उसी को हमें तय समय के अंदर क्या करना है, पूरा करना है। और इसी के लिए हमारा प्रयास है कि हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में क्या कर रहे हैं, आपको अच्छे से अच्छा विषय या अच्छे से अच्छे टॉपिक्स आपको मिलते रहें, सारा आपका सारी क्यूरीज सारा ज्ञान आपको उसमें मिलता रहे। इसी के लिए वीडियोस आपके सामने लेकर आते रहें। चलिए, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्णमाला। अभी कल मैंने वर्णमाला आपको पढ़ाया था। वर्णमाला क्या होती है बता सकते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? कल के ही टॉपिक में हमने लिखा है वर्णमाला। वर्णमाला मतलब वर्णों को व्यवस्थित रूप से या वर्णों का समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह ही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला में वर्ण होते हैं कितने? कुल वर्णों की संख्या कितनी है? हमारे हिंदी में वर्णमाला में वर्णों की संख्या मानी गई है 52। ठीक है, याद रखना है, हिंदी में वर्णमाला में वर्णों की संख्या मानी गई है 52। अब प्रश्न उठता है कि वर्ण किसे कहते हैं? ये कल मैंने बताया था आपको। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो वर्ण और अक्षर में कंफ्यूज होते हैं कि वर्ण क्या होता है और अक्षर क्या होता है। अक्षर जिसका कभी शर ना हो, जिसे कभी तोड़ा ना जा सके, जो कभी नष्ट ना हो, उसे हम अक्षर कहते हैं। किसी ध्वनि को तोड़ा जा सकता है? किसी ध्वनि का शर होता है? नहीं। भाषा की मौखिक ध्वनि या मौखिक रूप से हम भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? अक्षर। जो बोल सकते हैं वो सबसे छोटी इकाई अक्षर है, और जिसे हम लिख सकते हैं वह सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। तो वर्ण और अक्षर में अंतर क्लियर हुआ। जिसे लिखा जा सके उसे वर्ण और जिसे बोला जा सके वो अक्षर। ऐसे हम बोल सकते हैं ना 52 अक्षर, तो हिंदी के अंदर 52 अक्षर भी है और 52 उन्हीं अक्षरों को हमने आकार भी दे दिया, तो वही क्या कहलाते हैं? 52 वर्ण भी कहते हैं। पर हम लिखते हैं इसलिए क्या बोलते हैं? इसको वर्ण बोलते हैं। जब हम लिखकर बताते हैं पूरे 52 वर्णों को, तो उन्हीं 52 वर्णों का समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है, जो हमारे पास लिखित रूप में होता है। ठीक, इन्हीं वर्णों को हमने क्या किया? 2 हिस्सों में बांटा। कौन कौन से 2 हिस्से हैं? स्वर और व्यंजन। अब आपको पता है स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं? किन्हें कहते हैं स्वर और किसे कहते हैं व्यंजन? स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। अक्षर भी हैं और लिखे जाते हैं तो वर्ण भी हैं। स्वतंत्र रूप से बोले भी जाएंगे और स्वतंत्र रूप से ये लिखे भी जाएंगे। तो स्वरों को हम क्या बोलेंगे? अक्षर भी बोलेंगे और वर्ण भी बोलेंगे। तो स्वतंत्र रूप से जो ध्वनियाँ स्वतंत्र रूप से लिखी और बोली जा सकती हो, जिनका अपना खुद का क्या होता है? स्वयं का अस्तित्व होता है, और जिनकी अपनी मौलिक ध्वनियाँ होती है, जो बिना किसी सहायता के लिखे और बोले जा सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम स्वर कहते हैं। इसके विपरीत व्यंजन जो होते हैं वो क्या होते हैं? व्यंजनों का अपना खुद का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। व्यंजनों की मौलिक ध्वनियाँ नहीं होती, और व्यंजनों को लिखने या बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है ना। बिना स्वरों की सहायता के व्यंजन को ना लिख सकोगे ना बोल सकोगे। ये बात मैंने कल आपको बताई थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अ और क का एग्जाम्पल दिया था ना कल। आ को लिखने के लिए आ ही लिखेंगे, आ को बोलेंगे तो आ ही बोलेंगे। आ के अलावा कुछ बोलेंगे क्या? आ को नहीं बोलेंगे ना। ऐसे ये क्या है? क में क्या किया हमने? पीछे से आ लगाया क। अगर मैं कहूं कि आपको क तो बोलना है, पर पीछे से लगने वाला अ हटा के बोल के बताओ क।
कर लो कोशिश। अगर पीछे से लगने वाला अ हटा के आपने क बोल दिया तो दुनिया का 8वां अजूबा हो जाएगा। बनना है 8वां अजूबा? नहीं बनना है। सबके साथ चलना है, दुनिया का 8वां अजूबा नहीं बनना है। हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि क क्या है? व्यंजन है। इसमें स्वर की सहायता लगी है। बिना स्वर की सहायता के हम इसका उच्चारण नहीं कर सकते। अ, याद रखो, मूल स्वर है अ। ईश्वर ने हमें एक ही स्वर दिया है, अ। संस्कृत में जब हम वर्णमाला सीखते हैं ना, तो माहेश्वर सूत्र चलते हैं स्वर और व्यंजन से शब्द बनाने के लिए। 14 सूत्र है माहेश्वर सूत्र। भगवान शंकर ने डमरू बजाया था। डमरू से जो पहला स्वर निकला था वो स्वर कहलाया था अ। भगवान शंकर के डमरू से निकलने वाला पहला स्वर है अ। इसीलिए कभी आपने गौर किया है, क से लेके ज्ञ तक या जो भी आगे तक है सारे व्यंजन है ना, सारे व्यंजन में कोई मात्रा नहीं लगी, लेकिन फिर भी अ सबके साथ, क ख ग घ किसी में कोई मात्रा नहीं है, अ सबके साथ आ रहा है। बिना अ की सहायता के आप व्यंजन का उच्चारण किसी भी हालत में नहीं कर सकते, क्योंकि अ को हम क्या मानते हैं? मूल स्वर मानते हैं, ईश्वर के द्वारा दिया गया स्वर मानते हैं। बाकी सारे स्वर अ की सहायता से क्या किए? हमने तैयार किए हैं। व्यंजनों में भी क्या लगा? कहीं ना कहीं व्यंजन में तो सब में अ लगा ही है, पर कहीं ना कहीं स्वरों ने भी क्या किया है? अ की सहायता ली है। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रही है बात? चलो, तो लिखने का तरीका क्या होगा? अ को तो अ जैसा ही लिखेंगे, लेकिन क को लिखने के लिए इसमें लगने वाला अ क्या कर सकते हैं? हम निकालकर बता सकते हैं इस प्रकार से। जैसा कि मैं बता रहा हूं, ये जो है हमारी हिंदी में मानक नहीं है। हमारी हिंदी में हम क को ही मानते हैं जब उसके साथ क्या लग गया? स्वर लग गया। स्वर लगा हुआ है इसमें क के अंदर। तो जब इसमें स्वर जब तक नहीं लगेगा तब तक ऐसे वर्णों की हमारी हिंदी में मान्यता नहीं है। अ लगा, स्वर लगा, तब जाकर क बना, क वाले वर्ण की ही हमारी हिंदी में मान्यता है। आप पूरे 52 वर्ण लिख के देख लो, पूरे 52 वर्ण हिंदी में कभी भी आप इस प्रकार से नहीं लिखोगे कि नीचे हलंत लगा के लिख रहे हो, नहीं लिखोगे। ये नीचे का हलंत क्या कर दो? आप हटाकर ही हिंदी में क्या करते हो? पूरे 52 वर्ण लिखते हो। हिंदी में कहीं पर भी नीचे हलंत नहीं आता। इसके विपरीत संस्कृत भाषा में क्या करते हैं? स्वर को हटाकर हम क्या करते हैं? इसमें संस्कृत भाषा में अ का उच्चारण करते हैं। मतलब क अगर बोलना है तो हमें क्या करना है? उसके नीचे लगने वाला हलंत क्या करना होगा? लगाना होगा। अगर उसके नीचे वाला हलंत हम लगाएंगे तो ही संस्कृत भाषा में क्या करेंगे? ऐसे वर्णों की मान्यता है। इसलिए संस्कृत भाषा की जो वर्णमाला है उस वर्णमाला में क्या किया जाता है? नीचे हलंत लगाया जाता है, उसमें से स्वर को अलग करके बताया जाता है। अब आपको समझ में आया हिंदी और संस्कृत की वर्णमाला में हम हलंत का प्रयोग क्यों करते हैं संस्कृत में, और हिंदी में क्यों नहीं करते हलंत का प्रयोग? सबको क्लियर है बात? अब प्रश्न ये उठता है कि स्वर और व्यंजन के बारे में हम समझ तो गए कि स्वर क्या, व्यंजन क्या। स्वर और व्यंजन को केवल इतना ही समझना कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, काफी नहीं है। स्वर और व्यंजन का काफी डिटेल में अध्ययन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि चाहे वो एग्जाम पटवारी की हो, चाहे एसएससी जीडी की हो, चाहे एमपीएसआई की हो, स्वर व्यंजन वर्णमाला से वो क्वेश्चन आना ही है। और जब तक आप डिटेल नहीं समझोगे तब तक आप इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाओगे। और हमारे लिए याद रखो 25 नंबर पटवारी में हिंदी का वेटेज है, और मैं तो ये कहूंगा क्या करना ही है आपको, हिंदी में तो आपको 25 में से 25 ही चाहिए, 1 नंबर भी कम नहीं चलेगा, नहीं चाहिए 1 नंबर भी कम, 25 में से 25 ही चाहिए हिंदी में सभी के। मुझे जैसी तैयारी मैं कराऊंगा वैसी तैयारी आप करो, फिर देखो कैसे नहीं आते 25 में से 25। बिल्कुल कॉन्फिडेंस अपने पे सबसे बड़ा मजबूत,
पटवारी तो क्या, किसी भी एग्जाम के अंदर कॉन्फिडेंस सबसे पहली चीज होती है। हमें अपने पे भरोसा नहीं तो कुछ नहीं हो सकता, और हम अपने पे भरोसा रखकर काम करेंगे तो सारी मंजिलें हमारे लिए आसान है। कोई रास्ता कठिन नहीं है, चलने का हौसला होना चाहिए। चलिए तो सही, ये सोचकर कि रास्ता इतना लंबा है कैसे जाऊंगा, वहीं बैठ गए तो कैसे पहुंचोगे मंजिल तक? रास्ते पे चलोगे ही नहीं तो मंजिल तक पहुंचोगे कैसे? मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। चलिए, बात आती है अब हमारे स्वर और व्यंजन की। स्वर और व्यंजन को मैं काफी डिटेल में आपको बता रहा हूं। सबसे पहली बात हम बात कर रहे हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों को हमने किस प्रकार से बांटा, ठीक है, हम इस पर चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको इसमें बताऊंगा संख्यात्मक वर्गीकरण। संख्यात्मक वर्गीकरण हम स्वरों का पढ़ेंगे। संख्यात्मक मतलब संख्या के मान से स्वरों को हम कैसे बांटेंगे, संख्यात्मक वर्गीकरण पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे विकार के अनुसार। विकार के बाद हम पढ़ेंगे मात्रा के अनुसार। मात्रा के अनुसार में ही हम वार्णिक वर्गीकरण भी आपको समझाएंगे। वार्णिक वर्गीकरण के बाद बात आती है फिर उच्चारण के अनुसार। उच्चारण के बाद हम पढ़ेंगे जीभ के आधार पर। और छठे नंबर पे हम पढ़ेंगे विशिष्टता के आधार पर। इस तरह से हम स्वरों को 6 तरीके से बांट के पढ़ेंगे। 6 तरीके स्वरों के अध्ययन के, 6 तरीके से स्वरों को बांट के पढ़ना है। हमने स्वर के बारे में जाना तो है, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, स्कूल में थे, तब भी हमारे टीचर्स ने हमको स्वर और व्यंजन बताया था। पर ईमानदारी से बताना, आपके टीचर्स ने आपको 6 प्रकार से स्वरों को बांटना बताया था? नहीं। इतना डिटेल में जाएंगे हम स्वरों का वर्गीकरण करने के लिए। चलिए, सबसे पहले बात आती है संख्यात्मक वर्गीकरण। स्वरों को संख्या के मान से कैसे बांटा जाए। लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, व्यवस्थित लिखिएगा, आपके नोट्स बनते चले जाएंगे। ये नहीं कि आज यहाँ लिखा है, कल वहाँ लिखा है, परसों वहाँ लिखा है। एक अलग से कॉपी बनाइए, उसमें पूरा व्यवस्थित लिखते जाइए, आपके बिल्कुल सॉलिड नोट्स बनते जाएंगे। कोई डाउट्स किसी को? नहीं दिख रहा? पहला है संख्यात्मक वर्गीकरण, सेकंड नंबर पे विकार के अनुसार। विकार के अनुसार। तीसरा मात्रा के अनुसार, इसी में पढ़ेंगे वार्णिक वर्गीकरण। चौथे पर उच्चारण के अनुसार स्वरों को कैसे बांटा गया है वो समझेंगे। पांचवा जीभ के आधार पर, और छठा है विशिष्टता के आधार पर। अभी हेडिंग डालिएगा संख्यात्मक वर्गीकरण, कि संख्यात्मक वर्गीकरण में हम स्वरों को कैसे पढ़ रहे हैं, संख्यात्मक वर्गीकरण में स्वर कितने होते हैं ये हम समझेंगे। हो गया सभी का? हटाऊं? वो लिख तो नहीं रहा? चलो, सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं यहां पर? स्वरों का पहला वर्गीकरण कौन सा? संख्यात्मक वर्गीकरण। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा,
इसमें हम किसकी बात करेंगे? स्वरों की संख्या के बारे में, कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। अब जरा बताओ स्वर कितने होते हैं? 11, 10, 13, 10, 11, 13। 10 भी होते हैं, 11 भी होते हैं और 13 भी होते हैं। अब कब होते हैं 10, कब होते हैं 11 और कब होते हैं 13? ये हमारा वर्गीकरण हमारे सारी क्यूरीज क्या कर देगा? क्लियर कर देगा। चलो समझें। स्वरों के वर्गीकरण के 3 आधार। मैं जब भी क्वेश्चन पूछता हूं ना कि स्वर कितने होते हैं, आधे हाथ बोलते हैं सर 13 होते हैं, आधे बच्चे बोलते हैं सर 11 होते हैं। कंफ्यूजन की ही स्थिति बनी रहती है, सर हम 13 माने कि 11 माने, करे तो करे क्या, हमें समझ में नहीं आता कि क्या बात है। हो गया? पहले 2 मिनट समझ लो फिर लिख लेना। जब मैं समझाऊं तब 2 मिनट के लिए पेन को रख दिया करो, फिर जब मेरा हो जाए समझाने का काम फिर 2 मिनट आप में आराम से लिखा करो। देखो स्वरों के संख्यात्मक वर्गीकरण में हम क्या समझ रहे हैं? मौलिकता। क्या होती है मौलिकता? ओरिजिनलिटी। मतलब जब से हमारी हिंदी बनी तब से बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। परंपरागत मतलब जो बरसों से पढ़ते चले आ रहे। प्राचीनता भी मतलब वही। इन सबके आधार पर वर्णमाला बच्चों को सिखाया जाता है। बच्चों को चार्ट होता है ना अनारंभ वाला, उसमें भी कितने होते हैं? अ से लेकर अह तक कितने हो गए? अ से लेकर अह तक 13 माने गए। ठीक है। मौलिकता, परंपरागत आधार, प्राचीनता और वर्णमाला के आधार पे पूछे तो आपको 13 बताने हैं स्वर। स्वरों की संख्या कितनी बता देनी है? 13। लेकिन आजकल आधुनिक या वर्तमान आधार पे बात यह की जा रही है पे स्वर कितने माने जा रहे हैं? 11। उसमें क्या कर दिया गया? इसको और इसको हटा दिया गया, तो रह गए कितने? 11। अब अम और अह को हटा क्यों दिया? क्योंकि आजकल पता है क्या मानते हैं, इनका उच्चारण करके देखते हैं।
ध्यान से देखना, स्वर ही आ रहा है ना, स्वर के अलावा और कुछ तो नहीं आ रहा है। आ, ई, ई, ऊ, ऊ, रे, रे, ए, आए। आई बोला जाता था पहले, पहले उसको आई आई करते थे, अब आई ना बोलकर उसको क्या बोलते हैं? आए, 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 आए। जैसे किसी का नाम मान लीजिए क्या है, नरेश, ठीक है, मैंने यहां लिखा ए, तो समझ में आ रहा है। ए के बाद इसको हमको पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको? मान लो मैंने लिखा यहां पर, क्या बोलेंगे इसको? पहले आई बोलते थे ना, तो मैला, थैला, आई, मई, थई ऐसा बोलते थे, लेकिन आजकल हम इसको मई थई नहीं बोलते। मैला, मैं अय, मैं अय, थे अय, थे, थैला, मैला नहीं, मैला, थैला नहीं, थे अय, अय का उच्चारण करना, थैला, थैला नहीं, थैला, थई और थे, अंतर समझ में आ रहा? थई बोला जाता था पहले, थई, अब थे, थैला, अय का उच्चारण। तो ये ए, अय, ये क्या है? ओ, औ था, कभी था औ, अब ये औ नहीं है, अब ये औ है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहां लिखा, पहले इसको औ बोलते थे, कौआ पहले बोला जाता था, कौ, औ, कौआ यूं बोलते थे हम, आज भी गांव में कौआ ही बोलते हैं इसको, कौआ, कौआ है ही नहीं वो, इसको औ, औ का उच्चारण, कौआ, कौआ, औ, औ का उच्चारण करना है, ठीक। तो ये चीज आप समझिएगा, अम और अह, यहां तक तो औ तक तो कोई भी व्यंजन नहीं है, पर कभी देखा है आपने इसको अम, अह, अम, अ के साथ म, अह, अ के साथ ह, साथ में व्यंजन लग गया, व्यंजन लग गया तो ये बाकी जैसे स्वरों जैसे गुणों को नहीं मानता, इसमें व्यंजन लग जाने से इन सारी की विशेषताओं से क्या हो गया, इसकी विशेषताएं अलग हो गई। इसलिए आज आधुनिक आधार या वर्तमान आधार पर क्या कर दिया हमने, इन दोनों को अलग कर दिया, विशिष्ट श्रेणी बना दी इनकी, इसे अयोगवाह कहते हैं हम, अयोगवाह बताऊंगा आगे। उसमें इसको रख दिया, अम तो कहलाता है अनुस्वर और अह कहलाता है विसर्ग, केवल स्वर नहीं रहे ना, इसमें म लग गया, इसमें ह लग गया, मतलब इनकी ध्वनि किसके साथ आ रही है? व्यंजन के साथ आ रही है। जब व्यंजन के साथ ध्वनि आए तो वो स्वर की सारे गुणों को तो कर ही नहीं पा रहा है ना, सारे के सारे जितने भी यहां से लेके यहां तक के सब स्वर है, कहीं भी व्यंजन नहीं लग रहा, इन दो में ही क्या लग रहा है, स्वर के साथ व्यंजन आ रहा, इस कारण से हम इनको इसमें शामिल नहीं करते। इसलिए कभी आपसे पूछें कि भाई कितने हैं स्वर, तो आप क्या बोलोगे? 11 ही बताओगे। हाँ, इनमें से पूछ ले भाई परंपरागत आधार पे स्वर कितने, मौलिकता के आधार पे कितने, प्राचीनता के आधार पे कितने, या वर्णमाला के आधार पे बताओ स्वर कितने, तो जरूर बताइएगा 13, तब 11 मत करके आ जाइएगा, उस कंडीशन में गलत हो जाएगा आपका, अगर ऐसा करके आए हो तो। जो आधार पूछ रहे उस आधार पे वैसा आपका आंसर होना। क्लियर है बात, समझ में आ रही? ये नहीं बोलेगा आधुनिकता का आधार या वर्तमान आधार, कभी लिख के नहीं देगा, वो तो केवल इतना बोलेगा स्वरों की संख्या कितनी है, स्वर कुल कितने होते हैं, ये नहीं बोलेगा ना ये बोलेगा। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि आज जो चल रहा है उसे ही क्या करना है, हमको बताना है। तो आप केवल 11 बताइए। लॉजिक क्लियर? 11 कब होंगे, 13 कब होंगे? 11 हमेशा माने जाएंगे, पर 13 के लिए आधार बताएगा वो, उस आधार पे ही 13 बताओ। अब 10 कब रह गए? प्रयोग और उच्चारण के आधार पे केवल 10 रह गए।
हमने इसको भी क्या कर दिया, हटा दिया, क्योंकि इसका प्रयोग और इसका उच्चारण हमारी हिंदी में बहुत कम होता। कहने को तो स्वर है, कहने को तो स्वर है, पर इसका उच्चारण भी बहुत कम, गिने चुने शब्द ही हैं जिसमें ऋषि की मात्रा लगती है, बहुत कम। अगर हम 20 शब्द बोलेंगे, 25 शब्द बोलेंगे, दिक्का तुक्का शब्द निकलेगा जिसमें ऋषि लगेगा। ठीक है, तो उसका प्रयोग भी कम होता है, उच्चारण भी बहुत कम। इस आधार पे इसको भी हटा दिया, तो प्रयोग या उच्चारण के आधार पे स्वरों की संख्या मानी जा रही है केवल 10। पर याद रखो, अभी आपको लेकर लॉजिक क्या चलना है, जब भी स्वरों की संख्या पूछी जाए तो आप 11। इसके आगे के जितने वर्गीकरण हैं 2 से लेकर 6 तक, वो सब किस पर होंगे, 11 स्वरों पर आधारित होंगे। क्लियर है, समझ में आ गई बात? वर्गीकरण पूरा समझ में आया? कोई डाउट्स? लिख लो। अब फिर आते हैं दूसरे वाले वर्गीकरण पे। ये शब्द मत लिख लेना, शब्द समझाने के लिए लिखे थे मैंने। अब हम पढ़ेंगे इसका दूसरा नंबर पे वर्गीकरण, विकार के अनुसार। हो गया बोर्ड का सभी का? कोई लिख तो नहीं रहा? लास्ट तक सबका हो गया? हटा दूं? चलो, बात आती है अब विकार के अनुसार। हम स्वरों को बांटेंगे विकार के अनुसार, कितने तरह के और कैसे होते हैं। विकार का मतलब क्या हुआ? विकार का अर्थ यहां, विकार का अर्थ यहां पर है परिवर्तन, चेंजेस। 2 वर्ण कभी भी एक जैसे नहीं होते, उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो क्या है, विकार है। अगर विकार ना होता तो सारे वर्ण एक जैसे नहीं हो जाते। बोलने में भी विकार, लिखने में भी विकार। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने लिखा और इसी के जैसा मैंने एक और बनाया, क्या दोनों एक जैसे हैं? हैं? एक मैंने ये लिखा, एक मैंने ये बनाया, ये दोनों एक जैसे हैं? नहीं, कुछ अंतर दिख रहा है। किस बात का अंतर दिख रहा है? डंडा लग गया, यहां पे ये एक्स्ट्रा आ गया। ये डंडे को हटा दो तो विकार खत्म हो जाएगा, फिर दोनों में क्या हो जाएगी, समानता हो जाएगी, दोनों में अंतर नहीं कर पाएंगे। ये डंडा ही है जो इन दोनों में क्या कर रहा है, अंतर कर रहा है। ऐसे ये मात्रा है, इस मात्रा से क्या हो रहा है, इन 2 वर्णों में क्या हो रहा है, अंतर आ रहा। इस मात्रा को हटा दो तो समानता हो जाएगी, उन दोनों में अंतर नहीं कर पाएंगे। मतलब 2 वर्ण में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई विकार है ही है। बिना विकार के हम किसी भी वर्ण में अंतर नहीं कर सकते। पूरे 52 वर्ण में एक जैसे नहीं है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंतर है ही है। इस अंतर को ही हम क्या कहते हैं, विकार कहते हैं। आ रही बात समझ में? लिखने में तो विकार दिखता है, पर बोलने में भी विकार। बोल के देखो, क्या है ये? अ, आ, खोलो मुंह अच्छे से। अ, आ, मुंह ही नहीं खुल रहा है। कहां खुल रहा है मुंह? लगे तो सही आ बोले तो लगे तो सही आ, कितनी जोर से आवाज निकली है। फिर से बोलो। हाँ, अब लग रहा है कि हाँ आ बोला है हमने। आ बोला और मुंह नहीं खुला तो क्या मतलब फिर बताओ, है ना? अब अ और आ में अंतर आया कि नहीं आया? आया। आ में क्या कर रही, हमारी ध्वनि जो है वो काफी लंबी खिंचा गई,
जबकि अ की ध्वनि हमने इतनी लंबी नहीं खींची थी। बोलने में भी विकार, लिखने में भी विकार। इसलिए हमारा दूसरा आधार ही क्या है? हमारा दूसरा आधार जो है विकार के अनुसार। अब विकार के अनुसार में हम पहली चीज क्या पढ़ेंगे? ह्रस्व स्वर। जी, ह्रस्व स्वर की परिभाषा लिखा रहा हूं, लिखो। जिन स्वरों को हल्की ध्वनि के साथ बोला जाता हो, जिन स्वरों को हल्की ध्वनि के साथ बोला जाता हो, अर्थात जिनको बोलने में अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता, जिनको बोलने में अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता, अधिक ऊर्जा भी नहीं लगती, अधिक ऊर्जा भी नहीं लगती, हाँ, अधिक परिश्रम नहीं करना होता, अधिक ऊर्जा भी नहीं लगती, नहीं करना होता, होता लिखो आगे, करना होता, अधिक ऊर्जा भी नहीं लगती। थोड़ा सा बेंच आगे खींच लो, बैठने में दिक्कत आ रही है ना लिखने में, और आगे कर लो बेंच को। अधिक ऊर्जा नहीं लगती, ऐसे स्वरों को ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ऐसे स्वरों को ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। ये है 4। ठीक है। अब इसी के अंदर आप लिखेंगे दूसरा नंबर, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वरों से विपरीत, ह्रस्व स्वरों से विपरीत जिन स्वरों को लंबी ध्वनि के साथ बोला जाता हो, ह्रस्व स्वरों के विपरीत जिन स्वरों को लंबी ध्वनि के साथ बोला जाता हो, जिनको बोलने के लिए अधिक परिश्रम करना होता है, जिनको बोलने के लिए अधिक परिश्रम करना होता है एवं अधिक ऊर्जा लगती है, एवं अधिक ऊर्जा लगती है, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। अब अंतर समझे ह्रस्व और दीर्घ में। ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ यानी बड़ा, जिसकी ध्वनि छोटी सी हो, जिसको ज्यादा लंबा खींचकर नहीं बोल रहे, हल्का सा उच्चारण। हल्का सा उच्चारण करेंगे तो ऊर्जा भी ज्यादा नहीं लगेगी और मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। हल्का सा उच्चारण है ना, तो ऐसा जो है वो ह्रस्व छोटा, और दीर्घ यानी लंबा या बड़ा। इनको बोलने के लिए अधिक ऊर्जा लगनी है, अधिक परिश्रम लगना है, मेहनत अपने को ज्यादा करनी है। क्लियर? कैसे?
आ, ई, ई, ऊ, री। इनका उच्चारण देखो चारों का हल्का, इन तीन का उच्चारण क्या हो गया, काफी लंबा हो गया, इसलिए ये क्या है, दीर्घ है, और वो चार क्या है, ह्रस्व। अब इसी में तीसरी कैटेगरी लिखनी है हमको, वो है संयुक्त स्वर। किसे समझ नहीं आ रहा, जिसे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल पूछिए, आप लोग भी कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। और कमेंट में देख लूंगा, कमेंट आएंगे तो सब देख लूंगा मैं। चलो तीसरा है संयुक्त स्वर। लिखिए परिभाषा संयुक्त स्वर की। जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, जब दो स्वर आपस में मिलते हैं और उससे तीसरा स्वर बनता है, तीसरा स्वर बनता है, तो ऐसे स्वरों को संयुक्त स्वर कहा जाता है। ऐसे स्वरों को संयुक्त स्वर कहा जाता है। संयुक्त स्वर का पहला स्वर, संयुक्त स्वर का पहला स्वर हमेशा अ होगा। संयुक्त स्वर का पहला स्वर हमेशा अ होगा, याद रखना आप ये। संयुक्त स्वर मतलब दो स्वर के आपस में मिलने से बनने वाला तीसरा स्वर। इसका पहला अक्षर, दो स्वर में से पहला अक्षर हमेशा क्या होगा, अ होगा, कंपलसरी अ होगा। अ नहीं है तो वो संयुक्त स्वर नहीं है। क्लियर? स्वर दो होंगे, उससे तीसरा बन रहा, उसमें भी पहला वाला अ होगा। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है। इसको अ बनाना हो ऐसा गोला मत कर देना, वो पेन चलते चलते मिक्स हो जाता है मेरे से। तो आप इसको गोला मत कर देना ऐसा कि हाँ सर ने गोला बनाया तो हम भी गोला बना दें। अ बनाना आता है ना, अ ही बनाना सबको। क्लियर? समझे? देखो चार स्वर को क्या माने गए, चार स्वर जो है वो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। क्यों संयुक्त हैं? क्योंकि वो एक नहीं दो दो स्वरों के आपस में मिलने से तैयार हुए। देख रहे हो आप, अ के साथ ई, अ के साथ ए, अ के साथ ओ और अ के साथ ओ। इन सब का पहला स्वर क्या है, अ है, जो मैंने लिखा है आपको। अब इसको कैसे बोलेंगे हम,
अ प्लस सी से बनेगा ए, जबकि ये क्या बोला था आपने पहले, आई बोला था इसको, अ और ई बोलते थे ना पहले आप, पर आजकल हम उसको ऐसा नहीं बोलते हैं। आजकल हम क्या बोलते हैं, अ के साथ ए मिलाकर अए, ए अए। फिर अ और ऊ मिलकर क्या बनाया था हमने, ओ। ये तो ठीक है, पर इसको आप क्या बोलते थे पहले, अ और ऊ को मिलाकर अऊ बोलते थे, जबकि अऊ नहीं है, अ के साथ वही ओ का योग मिलकर क्या बन रहा है, आओ। तो कैसे बोलेंगे, ए आए, ओ आओ। क्लियर। पहले जो बोलते थे वो भी लिख दिया, पर इसको फॉलो नहीं करना है, आपको इसको फॉलो करना है। ये हमारा स्वरों के वर्गीकरण का दूसरा आधार क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब तीसरा आधार क्या है, मात्रा के अनुसार और वार्णिक वर्गीकरण। दोनों चीजें हम क्या करेंगे, तीसरे आधार में पढ़ेंगे। क्लियर। नोट डाउन कर लीजिए इसको। लिख लिया सबने, हटा दूं, अभी भी किसी को समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल पूछो। क्योंकि देखो, अगर आप नहीं पूछोगे या आपके मन में कोई क्यूरीज रह जाएंगी, पूछना और बोलना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। संविधान में सबको बोलने का अधिकार दिया है, हर किसी को पूछना चाहिए। जो समझ में नहीं आया बिल्कुल पूछिए, सर हमें क्लियर नहीं हुआ। एक बार नहीं, आप जितनी बार पूछेंगे उतनी बार बताऊंगा। ना कोई डांटने की बात है, ना कोई सजा देने वाली बात है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं आया तो फिर बताएंगे, बट आप पूछो। पूछोगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी तक क्लियर सबको, नहीं आ रहा तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से समझ सकते हैं उसको हम। क्लियर। चलो तीसरा आधार हटाऊं, कोई लिख तो नहीं रहा, लिख रहा है कोई, चलो तीसरा आधार है हमारा इसमें मात्रा के अनुसार, और इसी में पढ़ेंगे हम वार्णिक वर्गीकरण भी। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इसका मात्रा वाला। अ वाले पे क्या लिख रहे हैं हम लोग, मात्रा के अनुसार। मात्रा के अनुसार हम स्वरों को बांटें तो पहला है एक मात्रिक। बोलूं, जिन स्वरों को बोलने के लिए, जिन स्वरों को बोलने के लिए सबसे कम समय लगता है, जिन स्वरों को बोलने के लिए सबसे कम समय लगता है और जिनकी एक ही मात्रा होती है, जिन स्वरों को बोलने के लिए सबसे कम समय लगता है और जिनकी एक ही मात्रा होती है, एक ही मात्रा होती है, ऐसे स्वर एक मात्रिक कहलाते हैं। ऐसे स्वर एक मात्रिक कहलाते हैं। कौन कौन से एक मात्रिक, वही चार, अ ई उ और री। फिर आपका द्विमात्रिक, द्विमात्रिक क्या होते हैं, हमेशा दीर्घ होंगे। एक मात्रिक क्या होंगे, हमेशा ह्रस्व होंगे।
जिन स्वरों को बोलने के लिए जिन स्वरों को बोलने के लिए एक मात्रिक स्वरों से जिन स्वरों को बोलने के लिए एक मात्रिक स्वरों से दुगना समय लगता है, एक मात्रिक स्वरों से दुगना समय लगता है, एक मात्रिक स्वरों से दुगना समय लगता है और जिनकी दो मात्राएं होती है और जिनकी दो मात्राएं होती है ऐसे स्वरों को द्विमात्रिक दीर्घ स्वर कहा जाता है। लिखा, द्विमात्रिक दीर्घ स्वर कहा जाता है। इसी में तीसरे हैं प्लूत 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 और लुप्त। प्लूत या लुप्त है त्रैमात्रिक। जिन स्वरों को बोलने के लिए जिन स्वरों को बोलने के लिए एक मात्रिक स्वरों से 3 गुना समय लगता है, एक मात्रिक स्वरों से 3 गुना समय अधिक लगता है, 3 गुना समय अधिक लगता है ऐसे स्वर त्रैमात्रिक स्वर कहलाते हैं। ऐसे स्वर त्रैमात्रिक स्वर कहलाते हैं। ये स्वर हिंदी भाषा से लुप्त हो चुके हैं। लुप्त हिंदी भाषा से लुप्त हो चुके हैं। इन्हें प्लुत स्वर या लुप्त स्वर कहा जाता है। क्या उदाहरण में जैसा मैंने बनाया ऐसा बनाओ तो फिर मैं बताऊंगा ना, उच्चारण में बताऊंगा। लिखो तो, लिख लिया, बताता हूं मैं।
हो गया सबका? चलो समझें। एक मात्रिक सबसे कम समय लगना, एक मात्रा जिसकी ह्रस्व स्वर, 4 ह्रस्व स्वर बताए थे। फिर दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर सब काय में आ जाएंगे आपके, ये द्विमात्रिक दीर्घ में आ जाएंगे। प्लुत या लुप्त ये है आपका त्रैमात्रिक, जिसका आजकल हमारी हिंदी में प्रयोग नहीं होता। पहले हमारी हिंदी में 14 स्वर हुआ करते थे। कितने? 14वां स्वर हमारा ये था। हाँ, जो लुप्त हो गया समय के साथ साथ, चला गया हमारी हिंदी से। संस्कृत है वो। किसी मंत्र की शुरुआत में जरूर इसका प्रयोग होता है, हिंदी में नहीं करते इसका प्रयोग। बोलने का तरीका देखो, एक मात्रिक में सबसे कम समय, द्विमात्रिक में उससे डबल समय, त्रिमात्रिक में एक मात्रिक से 3 गुना समय। अब जैसे इसका, इसका और इसका उच्चारण ही देखो आप। नहीं, पहला है एक मात्रिक, आ, ओ, देखा आपने? 3 गुना समय लगा, सबसे ज्यादा समय लगा उसको बोलने में। देखो, समय के साथ साथ लुप्त हो गया। लुप्त होने का मतलब इसका प्रयोग आजकल हिंदी में नहीं होता। अब कोई बोलेगा सर, किसी का नाम अगर ओम है तो क्या हम उसका उच्चारण नहीं करेंगे? क्या ओम लिखेंगे नहीं? लिखेंगे ना। सपोज टू भी मान लो किसी का नाम ओम वर्मा है, तो हम कैसा लिखेंगे? ओम वर्मा, ऐसे लिखेगा अपना नाम वो? ओम वर्मा ऐसे लिखेगा? केवल किसी का नाम अगर ओम है तो ऐसा नहीं लिखेगा। फिर कैसे लिखेगा? वो अपना नाम ओम वर्मा ऐसा लिखेगा। मतलब हमने ही क्या करा, इसको हटा दिया, उसकी जगह ये ले आए। हाँ जी, पूछो। ओंकार आता है ना, तो भी आप ओंकार बहुत कम लिखते हैं, ऐसा ओंकार करके ऐसा लिखते हैं। ओंकार लिखते हैं तो बहुत कम, नहीं तो अधिकतर क्या है, ओमकार करके लिख देते हैं। ज्यादातर ये लिखते हैं। वो चीज तो नहीं के बराबर। समय के साथ साथ लुप्त हो गया ना, वो हमारी हिंदी से क्या हो गया? प्लुत हो गया, लुप्त हो गया, चला गया। ये 14वां स्वर अब नहीं है। अब ये ऐसा चिन्ह देख रहे हो ना, ये चिन्ह भी एस जैसा चिन्ह है। हालांकि अगर ये शब्द के बीच में आए तो अ का उच्चारण होता है, पर पहले इसका उच्चारण कैसे होता था? जो मात्रा इसके पहले होती थी उसी को लंबा खींच के बोलते थे। भाई संस्कृत से हमारी हिंदी आई, ये तो हमें पता है। हमारी हिंदी जब नई नई आई थी ना, तो लोग बड़े फुर्सती थे। हर अक्षर को, हर शब्द को बड़ा झुला झुला के बोलते थे, वो खींच खींच के बोलते थे। आज का ज़माना तो व्हाट्सएप का ज़माना है। हमको थैंक यू लिखना होता तो TY लिख देते हैं, गुड मॉर्निंग को GM कर देते हैं। सनफ्लावर होता है तो सन की स्माइली बनाई, फ्लावर बनाया, समझना तो समझ, नहीं तो जा भाड़ में। आज का ज़माना हमारा इतना शॉर्ट में चलने वाला ज़माना। और वो ज़माने की बात कर रहा हूँ जब हमारी हिंदी नई नई आई। बड़े फुर्सती राम, ना कोई व्हाट्सएप, ना फेसबुक, ना मोबाइल, कुछ नहीं। आराम से झुला झुला के बोलते थे, हर शब्द को खींच खींच के बोलते थे। अब बोलने का तरीका कैसा था उसका? सो हम आ जाओ, और इतनी दूर भी होगा तो आ जाएगा। किसी को हमको बुलाना होता है तो हम क्या बोलते हैं? आ जाना, आ जाना यार। अब इतना सा मैंने बोला आ जाना, तो मैंने 3 अक्षर बोल दिए उसमें, आ जाना। अब इस चीज को बोलेंगे आ जा ना। अब वो ना बोल रहा है कि हाँ बोल रहा है, पता नहीं चल रहा है। ये था हमारा उस समय का लॉजिक। लोग भी वैसे ही थे। आज का व्यक्ति कोई वहां पहुंच जाए तो बोले मैं कहां आ गया यहां। ये सब चीजें हमारे यहां से क्या हो गई है? लुप्त हो गई है, प्लुत हो चुकी है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या समझा? मात्रा के अनुसार। अब कल के लेक्चर में क्या करेंगे हम लोग? इसी का वार्णिक वर्गीकरण
समझेंगे और इसके आगे जो स्वरों का वर्गीकरण है वो कल के लेक्चर में हम करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर में बने रहिएगा, लेक्चर मिस नहीं करना है और भी इंटरेस्टिंग मनोरंजक चीज़ें आपको जानने को मिलती रहेगी इसी तरह से। ठीक है, प्रिंस हमारे साथ आगे आने वाले समय में इसी प्रकार से और भी स्वरों का वर्गीकरण और व्यंजनों का वर्गीकरण और भी सब कुछ इसमें आपको मिलता रहेगा। देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए। अपने दोस्तों को भी कहिए कि वे हमारे इस चैनल को BSCS एकेडमी के चैनल को अधिक से अधिक देखें। जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे, जितने ज़्यादा लाइक होंगे, शेयर होगा, कमेंट होंगे, उतना और अच्छे से वीडियो आपके सामने ला पाएंगे। अभी वैसे भी पटवारी का समय है, तो पटवारी के समय के लिए हमें हिंदी के इन सारे टॉपिक्स की काफ़ी आवश्यकता पड़ेगी। तो आप इसे देखें और अपने और भी दोस्तों को कहें कि शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, आप बराबर कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कमेंट नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी पता नहीं चल पाता है। तो आगे के वीडियोस के लिए भी मोटिवेशनल होते हैं हम लोग, इसलिए आप लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो जरूर करिए और अधिक से अधिक हमारे इस चैनल से जुड़ते रहिए और इसी के साथ हमारे और भी वीडियोस हमारे आप देखते रहिए। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि।